वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए एंड बीए बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है। सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर अपन थॉमस ग्रे की पोइम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये काफ़ी लंबी पोइम है। इसकी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। आज इस पोइम का आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। आज ये पोइम जो है आपकी खत्म हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या है। जैसा कि मैंने पोइम के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है आपको। इस पोइम के अंदर पोइट जो है कब्रिस्तान के अंदर है, चर्चयार्ड के अंदर है। वहाँ पर जो विलेजर्स जो होते हैं, जो फोर फादर्स है, गाँव के पूर्वज जो है, उनकी कब्रों को देख रहा है और उनकी कब्रों को देख करके उनके जीवन के बारे में कमेंट कर रहा है। किस तरह का जीवन उन्होंने जिया और किन किन चीज़ों से वंचित रहे, ये सब बातें वो बता रहा है। आगे बढ़ते हैं पोइम के अंदर। अब इस पोइम में उनके जीवन के बारे में बातें बताने के बाद पोइट ये समझता है कि हो सकता है कुछ समय बाद मैं भी इस दुनिया में ना रहूं, तो वो ये कहना चाहता है हो सकता है कोई व्यक्ति आएगा इन कब्रों के पास, वो जानना चाहेगा मेरे बारे में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मतलब इन ग्रामीण लोग, जो रूड पीपुल हैं, रस्टिक पीपुल हैं, विलेजर्स जो हैं, अनपढ़ हैं, इनके बारे में इतना अच्छा लिखा। यही बातें इसमें चल रही हैं। गांव वालों से पूछेगा, आसपास के लोगों से पूछेगा, इंक्वायरी करेगा कि वो कौन सा व्यक्ति था, कैसे रहता था, किस तरह अपना जीवन यापन करता था। ये सब बातें जो हैं इस पोइम में चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। One more I wish him on the customed hill, along the hill, and near his favorite tree, another came, not yet beside the rill, not yet beside the rill, nor up the lawn, nor up the lawn, nor at the wood was he, nor at the wood was he। अब पोइट बता रहा है गांव वाले के बारे में, व्यक्ति जो आया है वो पूछ रहा है पोइट के बारे में। अब वो एक व्यक्ति जो ग्रामीण व्यक्ति है वो कहता है, क्या कहता है, ग्रामीण आदमी के लिए विलेजर के लिए आया है। उस वक्त भी क्या कह रहे, बीच ड्रीम का मतलब डिड नॉट फाइंड। एक दिन हमें वो पोइट जो था, जो इन गरीबों के बारे में लिखता था, वो हमें नहीं मिला। हमने उसको काफी ढूंढने की कोशिश की। कस्टम हिल का मतलब हैबिचुअल, वो हिल जहाँ मतलब अक्सर जाया करता था, वो हिल जहाँ वो अक्सर जाया करता था, उस पहाड़ी के ऊपर हमने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अलोंग द हील का मतलब ग्रास लैंड, और हमने उसको हील के ऊपर देखा, ग्रास लैंड में ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। नियर हिज फेवरेट ट्री, और उसका जो फेवरेट ट्री था वहाँ पर भी हमने ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। एनदर के हम दूसरी जगह आए,
नॉट येट द बिसाइड द रेल। रेल का मतलब स्ट्रीम, झरना। और हमने उसको झरने के पास ढूंढने की कोशिश की, जहाँ वो अक्सर लेटा करता था और बुक वगैरह पढ़ता था, मेडिटेशन वगैरह करता था, वहाँ भी उनको नहीं मिला। नॉट ऑफ द लॉन, बगीचे में भी हमने उसको देखा। नॉट द वुड, वुड माने फॉरेस्ट, और हमने उसको फॉरेस्ट में भी देखा, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ। ये बात किसने बताई? एक ग्रामीण ने बताई, उस व्यक्ति को बताई जो कोविड के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। The next will judges doing said array slow through the churchyard path we Sahib board approach and lead without pass speed leave the lake grave on the stone beneath yon age for अब आगे मंदिर में पोइट जो भी कहना चाह रहा है, जब उनको कहीं नहीं मिला, सब जगह पोइट को ढूंढने की कोशिश की, जब उसको कहीं नहीं मिला तो एक दिन क्या हुआ? द नेक्स्ट, अगले दिन डरजेस का मतलब सैड सॉन्ग। एक दिन क्या हुआ? एक सैड सॉन्ग उसने सुना। डूइंग सैड अरे, अरे का मतलब प्रोसेसन, जुलूस जिसे अपन कहते हैं। और एक जुलूस जा रहा था और एक सैड सा सॉन्ग, सैड सा म्यूजिक बज रहा था। हमने देखा स्लो थ्रू, ये जुलूस जो था वो धीरे धीरे जा रहा था। कहाँ जा रहा था? चर्च यार्ड पाथ, चर्च यार्ड पाथ मानो वे, चर्च यार्ड की तरफ जा रहा था। वी सा है, हमने हिंट किए पोइट के लिए, और फिर हमने उस पोइट को देखा। और माने कैरिंग, ले जाते हुए। फिर हमने पोइट को मतलब ले जाते हुए देखा। अप्रोच, अप्रोच का मतलब वेंट नियर, हम उसके पास गए। रेड पढ़ा, अब ग्रामीण जो था पढ़ सकता था, क्या पढ़ा? वो दाऊ कांस ली, दाऊ का मतलब यू, अब तुम पढ़ सकते हो। ले, ले माने सॉन्ग। फिर हमने उस गीत को पढ़ा। ग्रेव, ग्रेव का मतलब इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब पत्थर पे लिखा हुआ होना। और वो गीत जो था, जो उसकी कब्र पे उसके ऊपर जो मॉन्यूमेंट क्या मेमोरी बनाया था, स्टोन बनाया था, वो मतलब उस पे लिखा हुआ था। वो था गीत, कोई वहां पे लिखी हुई थी। मीनिंग का मतलब अंडर, मान लीजिए नीचे लिखी हुई थी। योर माने दैट, एज माने ओल्ड, थॉर्न माने ट्री, और जो बहुत पुराना पेड़ था उसके नीचे मतलब वो एलिजी जो थी, जो थॉमस ग्रेन लिखी है, वो लिखी हुई थी। तो इन चारों लाइनों को कोई बता रहा है कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरे बारे में जानेंगे, तलाशेंगे, तो एक दिन उनको वो मुझे मुड़ा कर पाएंगे। वो बताया, उसने बताया इस तरह मैंने पोइट को देखा, वो मर गया था, उसको लोग धीमे धीमे जुलूस में ले जा रहे थे। और जब मैंने उसके पास गया, व्यक्ति जो था वो गया था
पास गया था, वो पढ़ा लिखा था, पढ़ सकता था, उसे पढ़ना सीख लिया था, और वो उसकी कब्र कहाँ थी, एक पुराने पेड़ के नीचे थी, तो वहां पर उसकी एलिजी जो पड़ी है वो लिखी हुई थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये पोइम जो है खत्म हो गई एकदम वैसे तो, लेकिन फिर एक छोटा सा पार्ट और जोड़ा गया है इसमें, इसका नाम रखा गया है एपिटाफ। द एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। कुछ पोइट क्या होते हैं, वो अपनी मृत्यु के बाद क्या लिखना चाहिए, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ये खुद ही लिख जाते हैं। कुछ पोइट क्या करते हैं, हालांकि कोई मना नहीं है, लेकिन मृत्यु के बाद की बात भी वो लिख जाते हैं। तो थॉमस लिक ने भी ऐसा ही किया, मरने के बाद क्या लोग उसके बारे में सोचेंगे, ये सब बातें उसने पहले ही लिख दी। तो कुछ लाइन है, ये एपिटाफ बता ही दिया, आफ्टर डेथ। अभी लाइन क्या है, हियर रेस्ट his head, here rests his head upon the lake of earth, upon the lake of earth, upon the lake of earth, a youth to fortune, a youth to fortune, and to fame, unknown, and to fame, unknown, fair signs, from not on his humble birth, and melancholy marked him for her own, पोइट कह रहा है जब वो डेथ के बारे में लिख गया तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, हियर रेस्ट पर लेटा हुआ है, हेड का मतलब पोइट या पोइट मतलब या पोइट लेटा हुआ है, ऑन द लेक ऑफ का मतलब मिट्टी की गोद में, लेटना की गोद में, पोइट जो है मिट्टी की गोद में जो है वो लेटा हुआ है। ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड फेम अननोन, ये ऐसा व्यक्ति था कौन, ये पोइट ऐसा था जिसको फॉर्च्यून धन दौलत, भाग्य, डेस्टिनी लक, फेम यश अननोन, जिसको जीवन में मतलब ना तो यश मिला ना ही इसके भाग्य ने इसका साथ दिया, ऐसा व्यक्ति जो है पृथ्वी की गोद में लेटा हुआ है। फेयर साइंस का मतलब नॉलेज, फेयर साइंस का मतलब और नॉलेज जो थी, फ्रॉन्ट नॉट मतलब did not get इस हंगर पर, और जो धर्म से लो यहाँ पर, और लो वर्ग के कारण, निम्न कुल में जन्म होने के कारण उसे मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एंड मेलंकली माने सैडनेस, मेलंकली माने सैडनेस, दुख, मार माने उसके साथ रहा, ओवर ऑन कहने का मतलब ये है दुख जो था हमेशा उसके साथ रहा। कोई ये कह रहा है अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको मतलब भाग्य ने साथ दिया, ना कोई इसको फेम यश मिला, नॉलेज भी इसको ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि ये निम्न कुल में जन्मा था, गरीब परिवार में जन्मा था, और दुख को उसका सारा जीवन जो था दुख में ही बीता। आगे बढ़ते हैं। Lord was in bounty,
large was his bounty and his soul sincere and his soul sincere. Heaven did a recompense as largely sent he gave to Bijli all he had, a tree, 80 years old, 80 years he gained fame, he gained from heaven. It was all he wished. It was all he wished, a friend. और जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई चीज नहीं कुल में पैदा हुआ था, इसको ज्ञान नहीं मिला, लेकिन इसका मन जो था, इसका दिल जो था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ही ईमानदार था। लार्ज वाज इन बाउंटी माने हार्ट, इसका दिल जो था बहुत बड़ा था, एंड सोल सिंसियर माने ऑनेस्ट, इसकी आत्मा जो थी वो क्या थी, ऑनेस्ट थी। हेवन डिड ए रिकम्पेंस लार्जली सेंड, और भगवान ने इसको रिकम्पेंस का मतलब रिकम्पेंसेशन माने दुख वगैरह रिकम्पेंस के मुआवजे के रूप में सेंड ही गेव टू बिजली ऑल ही हैड, तो सारे दुख जो थे इसको प्राप्त हुए थे। हेवन की तरफ से ऐसा लगता था कि दुनिया में जितने लोग थे वहां से इसको दुख प्राप्त हुए थे। ही गेन फ्रॉम हेवन इट वाज ए फ्रेंड, लेकिन उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति से उम्मीद थी, वो तो हेवन माने गॉड, सिर्फ गॉड से क्या थी उसको उम्मीद थी। गॉड उसे ऐसा लगता था सिर्फ गॉड ही है जो मेरे लिए अच्छा कर सकता है, तो उसे सब कुछ छोड़कर सिर्फ गॉड पे विश्वास की, हालांकि दुनिया से उसको सिर्फ दुख ही दुख मिले थे और कुछ ही नहीं प्राप्त हुआ था। लास्ट लाइन है, लास्ट सेंटेंस का भी आखिरी no further seek his marriage to disclose, no further seek his marriage to disclose, or draw his frailty from their dread abode, there they alight in trembling hope, repose the bosom of his father and his God, the bosom of his father and his God. ये अंतिम पंक्तियां हैं इस पोएम की, और ये गॉड के बारे में बता रहे हैं कि नो फर्दर सीक हिज मैरिज टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज माने ओपन, कभी भी मतलब किसी की जो मैरिज जो है वो हमेशा ओपन नहीं की जाती है, किसी व्यक्ति के गुण जो हैं वो ओपन नहीं किए जाते हैं,
और ड्रा हिज ट्रेड फ्रॉम द डेड एबोर्ड। डेड एबोर्ड माने मर जाना। जो व्यक्ति मर जाता है तो गॉड के द्वारा उसकी जो कमजोरियां हैं वो भी शो नहीं होती। मतलब गॉड जो है ना तो किसी की दुख की किसी कमजोरी हो या किसी की मैरिज किसी गुण हो उनको क्लोज नहीं करता है, सॉरी उनको ओपन नहीं करता है, उनको बताता नहीं। गॉड मतलब सबके साथ इक्वल रहता है, ना तो उसकी कमजोरियां बताता है ना उसके गुणों को बताता है। देयर अलाइनमेंट समान रूप से इंट्रेंडिंग हो ट्रिपोज। और व्यक्ति के गुण या दोष जो भी होते हैं वो ट्रिपोज का मतलब रेस्ट करते हैं, व्यक्ति के साथ ही रहते। मरने के बाद बता रहे हैं व्यक्ति के व्यापार उसके गुण या दोष जो भी हैं वो ट्रेंडिंग मतलब किसी उम्मीद में हमेशा उसके साथ रहता है। अच्छा किया तो उसके साथ रहता है, बुरा किया तो उसके साथ रहता है। लेकिन द bosom of his father and his God, अंत में ये कह रहा है देखिए व्यक्ति का सब कुछ जो होता है bosom माने फ्रेंड एक तरह से, व्यक्ति का दोस्त जो होता है पिता जो होता है गॉड में व्यक्ति का फादर होता है और गॉड ही सब कुछ होता है। कोई ये कहना चाह रहा है कि गॉड जो किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उसके समान उसके सामने सब कुछ समान है। यदि व्यक्ति की कमजोरी के अंदर कुछ कमजोरियां हैं तो भी गॉड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, व्यक्ति के अंदर गुण है तो भी गॉड एक्सेप्ट कर लेता है। गॉड के सामने सब इक्वल हैं, ये कोई भी अंतिम पंक्ति में कहना चाहता है। इस तरह मैंने एक पोइम आपको खत्म कर दी है। ये काफी लंबी पोइम थी जो थॉमस हेयर लिखी है। ये एक इम्पोर्टेंट पोइम है और अक्सर एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे। जो इस नोटबुक में दे रखा है इसको पूरा याद कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और अब एक पॉइंट और है इसका नाम है एच.टी. कॉलरेज। एक पॉइंट और है हमारे सिलेबस के अंदर, इसका नाम है एच.टी. कॉलरेज। एच.टी. कॉलरेज इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। अब अगली क्लास के अंदर अगली पॉइंट में पढ़ेंगे, उसका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरेज। इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इस पॉइंट की एक कोई हमारे कोर्स में है, इसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसके बारे में कुछ जानकारी अपनी क्लास में दूंगा। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये भी काफी लंबी पोइम है। ये इससे भी बहुत ज्यादा लंबी पोइम है लेकिन इजी लैंग्वेज में है। वो ये पोइम जो थी थोड़ी लैंग्वेज की टफ थी, लेकिन जो अगली पोइम जो पढ़ेंगे सैमुअल टेलर कॉलरेज की, इसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। वो काफी बड़ी पोइम है, हो सकता है 10 पार्ट बन सकते हैं उसके, लेकिन लैंग्वेज इजी है इसलिए अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आप इस पोइम को आप पहले डाउनलोड कर लें। पहले ही बता रहा हूँ उस पोइम के बारे में। अगली क्लास के अंदर आप उस पोइम को पहले डाउनलोड कर लें। पूरी पोइम जितने भी पार्ट हैं उसके सारे पार्ट जो हैं वो 7 पार्ट में डिवाइड है। तो जितने पार्ट सारे पार्ट जो हैं वो डाउनलोड कर लें आप, फिर उस पोइम को पढ़ें। उससे हो सके उसकी समरी एक बार पढ़ लें। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोइम जो है उसकी एक बार समरी पढ़ लें, ताकि जब मैं उस पोइम को पढ़ाऊँ एक्सप्लेन करूँ तो आपको बात जो है आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।